नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सृष्टि देहरिया और ये वर्तमान में नायब तहसीलदार हैं। इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, पीएससी के बारे में इन्होंने कैसे इनके दिमाग में ख्याल आया और ये जर्नी कैसे आगे बढ़ी, मेंस कैसे अटेम्प्ट किया, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिए, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब इनसे हम जानेंगे। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमें पूछने चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मेरा पहला सवाल है सृष्टि कि कब आपने ये सोचा कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी चाहिए? ये ख्याल कब आपके दिमाग में आया? सर मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे मतलब शुरू से स्टूडियस ही रही हूँ, तो पढ़ाई में रहता ही था। तो आजू बाजू में जो बच्चे रहते थे, मतलब बड़े भैया जी। दीदी, वो लोग यूजली एमपीपीएससी का एग्जाम हम्म। देने जाते थे। तो उनका क्वेश्चन पेपर आता था, तो मैं कि दीदी बताओ क्या आया है ऐसे, हम्म। और मैं ही पलटाती थी और कि अच्छा इसका आंसर तो ये है, मतलब वो दीदी नहीं बता पाती थी, और इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका तो मतलब कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ एग्जाम्स के बारे में जाना। फिर मेरे भैया थे, बड़ी मम्मी के बेटे, जी। वो तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम की, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, आईएएस एग्जाम्स के बारे में बताया। तो काफी मतलब उसी टाइम से स्टैंडर्ड से ही डिसाइड हो गया था कि करना तो यही है। जी। ग्रेट। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर जानकारी और मिलती गई। 12th स्टैंडर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तो फिर फैमिली का और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ लड़की कर लेगी टाइप। फिर वही इंजीनियरिंग करी, ग्रेजुएशन। फिर इंदौर आए तैयारी के लिए। तैयारी करते करते ही प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू, और आज सिलेक्शन है। ग्रेट। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है सरसी कि सिविल सेवा ही क्यों? जनरली हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके पास ऑलरेडी कई सारी चॉइस होती है कि अगर वो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो दे गो फॉर आईआईटी एंड द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विस का ही जो ऑप्शन है वो दिमाग में कैसे आया? सर एज एन फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो एक फील्ड वर्क के बारे में पता होना, और हम ठीक है हम एक कंपनी में पोस्टेड हैं या हम एक इंजीनियरिंग में पोस्टेड हैं, तो हम एक लिमिटेड एरिया में वर्क करते हैं। बट यहाँ हम ऑन पब्लिक डीलिंग करते हैं। आज जैसे इतनी बड़ी महामारी चल रही है, तो हम बिल्कुल पर्सन विद द पर्सन कनेक्टेड हैं। डेफिनेटली। उन्हें कोई तो हम अवेलेबल हैं। अगर जैसे अभी मैं आमला तहसील में पोस्टेड हूँ, तो जी। यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है कि अगर यहाँ के लोगों को परमिशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई इश्यू है, तो वो हम पे आता है। तो हम पूरे देश की सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक छोटी जगह से लोगों की सेवा करके इस देश में थोड़ी सेवा का अपना योगदान दे सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग फ्रंट लाइनर हैं, कोरोना फाइटर्स हैं और इसीलिए देश आप सभी को सल्यूट कर रहा है। थैंक यू सर। डेफिनेटली। माय सेकंड क्वेश्चन इज दिस, आपने जो अटेम्प्ट्स लिए तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या थे? कितने अटेम्प्ट्स आपने अभी तक लिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन में हुआ ही है। आपने नायब तहसीलदार का सिलेक्शन लिया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? प्रीलिम्स के लिए क्या तरीका अपनाया और मेंस के लिए स्ट्रैटेजी क्या रही? क्या दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजी थी या एक ही स्ट्रैटेजी का दो पार्ट थे? सर जैसे एमपीपीएससी एग्जाम्स हैं, हम्म। मेन सिलेबस तो आपका एक ही है कंपैरेटिवली, बस पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन में ध्यान नहीं होता, आपको डेटा पे ध्यान देना होता है। और आपका जो मेंस होता है वो आपका मेन डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, और इंटरव्यू तो आपकी ओवरऑल नॉलेज को टेस्ट करता है। तो जैसे प्रीलिम्स था सर कि किसी जी। भी चीज को पढ़ना है, लेकिन इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट डेटा क्या है जो हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, तो वो एक सिलेक्ट करना। एंड आफ्टर मीन्स सर उसी टॉपिक को मीन्स लेवल में कैसे पढ़ना है, वो हमें दो डिफरेंट वेज बताता है प्रीलिम्स, मतलब एमपीपीएससी। तो बिल्कुल। सर वही उसी अकॉर्डिंगली तैयारी की है कि नॉर्मल कोच, मैंने कौटिल्य अकेडमी ज्वाइन किया था, नॉर्मल कोचिंग जाना। फिर न्यूज़पेपर रीडिंग सब बहुत मस्त है, क्योंकि आपके जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक हम्म। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं न्यूज़पेपर, जो आपको करंट डेटा बताते हैं। और जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी इश्यू को कैसे मतलब डिस्क्राइब किया जाता है, उसके क्या वेरिएंस होते हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सर ये सब चीजें आपके मेंस के आंसर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वो आपकी एक आंसर को एक क्वालिटेटिव बना देते हैं, जिसका आपको फायदा मिलता है।
डेफिनेटली। जी तो इस कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम पीएससी की तैयारी करते हैं तो प्री मींस ये कंप्लीट सिलेबस को करने में हमें कितना वक्त लगता है बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट? सर, जैसे मैंने 1 ईयर में ही किया है, हम्म, तो मैं तो बोलूंगी कि हाँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि 1 साल में नहीं हो पाएगा। अगर आप फुल अपना डेडिकेशन देते हैं, पूरे डिवोशन टुवर्ड्स योर स्टडीज हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सफलता आपके कदमों में है। डेफिनेटली। तो 1 ईयर का टाइम जो है वो जी सफिशिएंट होना चाहिए। जनरली हम देखते हैं करंट अफेयर्स का एक बड़ा रोल है, चाहे आप इंटरव्यू देखें, चाहे आप प्रीलिम्स में भी देखें, मेंस तो है ही सब्जेक्टिव। तो इसको कवर अप करने के लिए आपकी रणनीति क्या रही? क्या आपने मैगजीन्स का इस्तेमाल किया या डेली न्यूज़पेपर से ही हमारा काम चल गया? क्या वो स्ट्रेटजी रही या हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी एक सहारा बनाया? जी। सर, जैसे मेनली मेरा ये होता था कि मैं दिन में 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी। हम्म। एक आपका दैनिक भास्कर, जो आपको ओवरऑल जैसे उनकी कुछ कुछ पेज, फ्रंट पेज, देश विदेश एडिटोरियल, ये आपको काफी हेल्पफुल होते हैं। और इसके साथ मैंने सर जनसत्ता एग्जाम वो न्यूज़पेपर को प्रेफर किया था। उसका एडिटोरियल बहुत अच्छा होता था और देश विदेश की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को वो काफी अच्छे से कवर कर लेता था। और ग्रेट। इसके बाद भी अगर किसी टॉपिक का हमें क्लियर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए फिर हम ऑनलाइन सर्च करते थे। वैसे बाकी न्यूज़पेपर में ही सर इतना इनफ हो जाता है कि आप एक ही चीज पे इतना नहीं डाल सकते हैं अपना टाइम। जैसे बिल्कुल। 2-2.5 घंटा लग ही जाता था 2 न्यूज़पेपर कवर करने में। फिर आपके अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो सर मैंने टाइम मैनेज करते हुए किया है। टाइम मैनेज, जी बिल्कुल। तो अगला प्रश्न मेरा वही है कि मेंस जी का जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं तो हमें जी तकरीबन 4000 शब्द लिखने होते हैं। तो इतने सारे जी शब्द लिखने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जैसा जी पेपर रहा अभी तक का, पेपर 1 में जैसे पार्ट 2 रहे 150 नंबर का एक और 150 नंबर का आपका दूसरा सेगमेंट रहा। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो कई बार हम हिस्ट्री में बहुत अच्छा लिख देते हैं तो ज्योग्राफी वाले सेगमेंट्स में हमारा टाइम कम पड़ता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? आई मीन टू से कि 3 मार्कर का क्या आपका पैटर्न रहा, 6 मार्कर का क्या तरीका आपने अप्लाई किया, 15 मार्कर के लिए क्या अप्लाई किया कि दोनों ही पार्ट जो है हम सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर पाए? सर, जब मैं स्टडी करती थी, जैसे अगर हम अकबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मीन्स का करने का या आपकी पढ़ाई करने का फर्स्ट पैटर्न होता है, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, सिनॉप्सिस बनाएं। कि ग्रेट। अगर जैसे हम अकबर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके टाइम के स्पेशल वॉर्स कौन कौन से हुए और क्या स्पेशल हुआ, तो अगर आप एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें वो उतना कंटेंट आ जाता है, आ जाता है। की पॉइंट। तो वो डेफिनेटली। की पॉइंट्स को अगर आप अपने 3 मार्कर्स में भर देंगे, जो कि फ्लो चार्ट पे आपको इजीली माइंड में रहता है, और जो 3 मार्कर्स का टाइम होता है वो बहुत नैनो सेकेंड्स में ही बोले कि कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता। हम्म। तो ये आपके उस टाइम, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे उस टाइम कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ मुझे मेरा फ्लो चार्ट आता था कि अगर अकबर के बारे में पूछा है कि हाँ हाँ की पॉइंट्स, क्योंकि वहां आप ज्यादा वर्ड्स वैसे भी ऐड नहीं कर सकते, और ये की पॉइंट्स आपके ऐसे होते हैं जो वर्ड टू वर्ड ही आते हैं, प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं आता है, सिर्फ बिल्कुल। वर्ड्स आते हैं, तो 3 मार्कर्स हो जाते हैं। और अगर आपने वो फ्लो चार्ट को ही थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो वो आपका 100 वर्ड्स बन जाता है, अगर आपने उन्हीं कीवर्ड्स को सेंटेंस फ्रेमिंग कर दी। सेंटेंस फ्रेम किया तो 6 मार्कर बन गया। गुड। जी। वेरी गुड। और उसको और डिस्क्राइब, चूंकि एक वॉर की कोई ना कोई स्टोरी होती है, और उसको अगर आपने एक सेंटेंस को अगर 2 लाइन या 3 लाइन में खींच दिया, तो सारा 3 वर्ड्स में हो ही जाता है, 300 वर्ड्स में। ग्रेट। ऐसे। ग्रेट। तो इस तरीके से जो लोग क्योंकि इंटरव्यू में जब भी कर रहा हूँ इतने सारे लोगों के, तो ये कॉमन क्वेश्चन जनरली वो पूछते हैं कि 3 मार्कर की स्ट्रेटजी सर क्या होगी, 6 मार्कर के लिए क्या करें, 15 मार्कर के लिए क्या करें। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सृष्टि। आप जानते हैं सृष्टि, जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपके इंटरव्यू के मार्क्स क्या थे, पहले मैं ये जानना चाहूंगा। सर, एज एन मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, जी। 17 का और 18 का। तो मार्क्स तो कम थे। फिर भी। फर्स्ट में 100 थे, 115 थे, और सेकंड में भी सर 120 समथिंग, ऐसे। ग्रेट। तो इंटरव्यू ऐसे फील होता है कि बहुत अच्छा गया है, जितना उन्होंने पूछा बिल्कुल, बस समझ नहीं आता कहाँ मार्क्स चले जाते हैं। एज इन
डेफिनेटली। अच्छा, आपने अपनी जी हॉबीज क्या फिल की थी? क्योंकि जनरली हॉबीज से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इंटरव्यू में अगर देखा जाए सेगमेंट्स, तो जितने इंटरव्यूज अभी तक हुए, जितने मैंने टॉपर से बात की है, आप सभी से, तो एक कॉमन चीज जो है कि हॉबीज पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, हमारा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और हम जहाँ से आते हैं और वहां से भी हमारे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए, क्या हॉबीज पर कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? नहीं सर, हॉबीज पे नहीं थे, क्योंकि पूछने के लिए डिस्ट्रिक्ट भी थी, होम डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन फील्ड, ज्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है सर, तो वो तो काफी वेरिएंस में डिवाइड हो जाता है, तो व्यक्ति उसी में कौन से, मतलब मेरा 2 चीजों में रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सृष्टि है, तो पहले एक धार्मिक प्रोस्पेक्ट आ गया कि डेफिनेटली। सृष्टि क्या हुआ, किसने किया, फिर ब्रह्मा जी ने किया, तो ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है, फिर उनका थोड़ा पारिवारिक क्वेश्चन होने लगे, क्योंकि शुरू से पढ़ाई में रहते तो ज्यादा धार्मिक में नहीं जा पाते, फिर उसी बिल्कुल। चीज को सृष्टि को साइंटिफिकली पूछ लिया कि साइंटिफिकली बताइए, ज्योग्राफिकली क्या हुआ, कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी उसका डिस्क्राइब, तो ये तो सर आधा इसी में हो गया। फिर हाँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो इसी में चला गया ग्रेट, था इंटरव्यू। ग्रेट। मतलब आपके नाम पर काफी कुछ इंटरव्यू जी चला। तकरीबन कितने समय तक इंटरव्यू चला आपका सर? जी सर, मेनली पे फोकस करा ओके, ओके। सर। एज एन 20-25 मिनट्स चला था 20-25 मिनट्स। ऑलराइट। सर। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आप से क्या क्वेश्चंस उन्होंने कुछ पूछे, कुछ आइडिया? सर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है सर मैंने, तो जी। सबसे पहले हम छिंदवाड़ा के निवासी हैं, तो वहाँ पे तामिया है जो काफी रूरल बेल्ट है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने इतनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज में आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। और सर नॉर्मल एलईडी, एलसीडी एंड ऐसे सर, और कुछ थोड़े याद नहीं है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आपके सिलेक्शन में, जैसे कंप्लीट थ्रू आउट द स्टडी, जब आपने पूरी तैयारी की, तो फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमेशा, क्योंकि वो इकोनॉमिक बैकबोन आपको बना के देती है, और फाइनेंशियल जो आपकी मतलब प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन तो मिलता ही है, और मोटिवेशनल जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप किन किन को ये क्रेडिट देना चाहेंगे कि ये लोग हमारे साथ थे हर मोड़ पर, जब मुझे जरूरत थी और मैं तैयारी करते हुए आगे बढ़ी, मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं? सर पेरेंट्स, उनसे बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। फादर मदर दोनों ने बहुत, जब भी मैं डीमोटिवेटेड होती थी, कभी कभी लगता था कि मुश्किल है, या मोरल डाउन हो जाता है, कभी कभी टेस्ट में नंबर्स कम आए हैं, तो मैं बिल्कुल। हमेशा पापा से बात करती थी। पापा कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आप अपना 100% दीजिए, अगर आप उसकी एलिजिबल हैं, आप में क्वालिटीज है अगर वो चीज पाने की, तो वो आपके पास खुद आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना कर्म पे ध्यान दे। और सर यही, और कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, बट अपनी होप ना छोड़ें, गिव अप ना करें, बस लगे रहें। लगे रहे। जी ग्रेट। अच्छा, कभी ऐसा रहा कि पापा से, जैसे जनरली लड़कियों का लगाव होता ही है, कभी मम्मी से भी शेयर किया, मम्मी मैं आपको ये बताती हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस होते हैं, कभी इस तरीके से डिस्कशन हुआ किन्हीं चीजों को लेकर? मम्मी को बताते थे, तो मम्मी मतलब बेचारी, एक तो मम्मी लोग मतलब बहुत ममता वाली होती है ना, कि मतलब एक तो बेचारी बच्ची दूर जगह है, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है, बिल्कुल। बहुत चिंता करती थी। एज एन, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले हैं, मतलब मम्मा नहीं है अब इस दुनिया में। ओह। मतलब जब मेरी स्टडी चल रही थी तभी मम्मी की कीमोथेरेपी और कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, तो सो सॉरी फॉर वो नहीं, तो उनका जो सपोर्ट है लाइफ में वो बहुत है। मतलब उन्होंने, मतलब बीइंग अ गर्ल, जैसे मैं, मेरी फैमिली से कभी कोई बच्ची बाहर नहीं गई, कभी नहीं, ना मम्मा साइड से ना फादर साइड से, जैसे पता गांव से ही थोड़ा बिलोंग करते हैं, तो ये है कि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से, आपके पेरेंट्स ही आपका सपोर्ट होते हैं फॉर गर्ल्स, क्योंकि डेफिनेटली। भेजना फिर ट्रस्ट करना इश्यू होता है। जी बहुत मजा आया सृष्टि आपसे बात करके। अब मैं ये लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहूंगा, फाइनल मैसेज, कि जो लोग अभी घरों में हैं, कोविड-19 सिचुएशन है,
है ना, आप लोग फ्रंट लाइनर हैं, आप लोग खड़े हुए हैं सभी की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे समय में इस टाइम का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो क्या हो सकता है? जैसे आप लोगों के इंटरव्यूज हैं, ये बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं घर में रह के कुछ अच्छा करने के लिए। तो आपके क्या सजेशंस हैं उनके लिए जो घरों में हैं और अपनी तैयारी इस समय कर सकते हैं? मैं सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी कि ये आप लोग इसको मतलब नेगेटिव व्यू में ना सोचे। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अब आपके पास जो लिमिटलेस टाइम होता है लिमिट का, कि 1 ईयर में आपको करना है, प्रीलिम्स आई फिर 3-4 महीने मिलते हैं, उसी में आपका मेंस हो जाएगा, जो बहुत लिमिटेड लगता है क्योंकि मेंस का सिलेबस काफी वास्ट है। तो मैं तो इसे चाहूंगी, मतलब मुझे भी 18 का मेंस देना है, तो मैं उसको ये चीज कहती हूँ कि आपके पास काफी समय है। आप अगर किसी एक टॉपिक का, आपको जैसे मुझे फील होता था कि यार ये बुक से और पढ़ लेते तो शायद आपका जो कंटेंट है वो हम्म, और हैवी हो जाता। तो हम्म, आपके पास और टाइम है, आप एकदम इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। जो आपका सिनॉप्सिस, आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आप किसी भी टॉपिक को अगर आपको कम लग रहा है तो आप इधर उधर बुक्स से भी और अपना जो कंटेंट है वो ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही हैं कि नेगेटिव ना सोचें, एग्जाम्स है, होना है, वो तो है ही। आपके पास टाइम है जिसमें आप अपना जो तैयारी है उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सर। ग्रेट, और ग्रेट। बस यही है जी। डेफिनेटली। अभी जो मेंस आपने कहा, प्रीलिम्स चूंकि हो चुका है, मेंस अभी आगे होने वाला है। तो अपकमिंग मेंस के लिए जो बच्चे अब घर में फंस चुके हैं, जो घर से कहीं जा नहीं सकते, उनके लिए नोट्स नोट्स हुआ या जो मटेरियल है उसको लेकर आपके क्या सजेशन है कि वो अपनी तैयारी मीन्स की कैसे और कहाँ से कर सकते हैं? सर जैसे अन अकेडमी भी जैसा आप करते हैं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम हमेशा बुक्स पे नहीं है या हम किसी कोचिंग सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आजकल ऑनलाइन इतना नॉलेज है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है उसे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑन हैंड्स मिल सकता है। तो ठीक है, आपके पास जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है उसकी आप प्रॉपर स्टडीज करें, वो आपका हो गया। फिर उसमें आपको लगता है ऑनलाइन भी इतना मटेरियल अवेलेबल है कि जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है सर उसके लिए कोई कमी या कोई वो नहीं है। डेफिनेटली। ढूंढो तो कहते हैं भगवान मिल जाते, फिर ये तो शिक्षा का है, मिल जाएगा। डेफिनेटली। जी। बहुत मजा आया आपसे बात करके सृष्टि, थैंक यू सो मच। अन अकेडमी परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद। जी सर।